इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, गैस फॉर्म्ड इन एनोड एंड कैथोड। ये इतनी बार बोला था केमिस्ट्री के अंदर कि भाई याद रखना, जब हम H2O को तोड़ेंगे तो कौन सी गैस अपनी कैथोड पे बनेगी, कौन सी एनोड पे बनेगी, इसको दिमाग में डाल लेना। अगर अब भी नहीं डाला तो भैया जिंदगी जिंगल आला हो जाएगी। वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड, कौन सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बच्चों को पता तो है, बच्चों को पता तो है। कैथोड में कौन सी होती थी H2, और एनोड पे कौन सी होती थी आपकी, एनोड पे कौन सी होती थी Cl2, बहुत बढ़िया। वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल, क्योंकि क्या होता है, जो हाइड्रोजन है उसका अगर आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डबल है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से क्या है, डबल है। अरे सॉरी Cl2 बोल दिया मैंने, अरे सॉरी है ना, गलती से हाँ चलो एनोड पे O2 बेटा, O2H2, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप सुनो, अब यहां सुनो ध्यान से, ये क्या है, इसके अंदर ये डबल है इसका नंबर, तो क्या होगा कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस होती है जो लिबरेट होती है वो क्या होती है, डबल होती है एज कंपेयर टू अपना, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू द वाटर। अगर हम, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल मेरी जान, इतना इंपॉर्टेंट सवाल, ये बच्चे हर कोई गलत करके आता है कि हम पानी के अंदर डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाते हैं, किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूं, वैसे सेशन के अंदर भी बताया। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करता है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी द आंसर। एंड ऑलरेडी देयर आर 98,000 स्टूडेंट, क्या हम 1 लाख पे पहुंचे, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ डट के शेयर कर दो और बोल दो प्रशांत भैया को चौथे दिन फिर से, है ना, फिर से पहुंचाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के, बहुत बढ़िया। तो H2SO4 का मेन काम ये होता है, तो अगर हम H2SO4 हटा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी पानी में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, व्हाट इज अकोमोडेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के कॉन्टेक्स्ट में अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है। अकोमोडेशन का क्या सिंपल सा एक प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सा कॉन्सेप्ट है, सुन लो यार, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका जो लेंस होता है, जो आपकी आई का जो लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को बदल लेता है, किसकी मदद से, सिलेरी मसल। उसका बड़ा भाई कौन है, उसके बड़े भाई है सिलेरी मसल, जो कि उसे खींचते हैं बंद करते हैं, खींचते हैं बंद करते हैं। तो सिलेरी मसल्स की मदद से वो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को बदल लेता है। जैसे कि आप दूर का देख रहे हो, पास का देख रहे हो, दूर का जब पास का देख रहे हो तो आपका जो आई लेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और जब आप दूर का देख रहे हो तो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होता है एकोमोडेशन की। वैसे मैं पूरा का पूरा डेफिनेशन बता चुका हूं। अगला सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, यहां पर भी स्टार मार्क करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है। सवाल ये बोल रहा है एज क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीजेस एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीज। मैंने आपको बता रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। आगे देखो, लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। क्या बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है उसकी वैल्यू है 4/3। अब हमसे बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर जो स्पीड है लाइट की, किस रफ्तार से वो जाने वाला है, ये है हमारा आज का सवाल। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड को उल्टा कर देना, घुमा देना। तो फॉर्मूला बनता है स्पीड ऑफ एयर, स्पीड इन एयर और स्पीड इन वाटर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, और स्पीड इन एयर आपको ऑलरेडी पता है जो कि है 3 × 10⁸। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देना और वाटर की स्पीड निकाल देना। अगर इतना करोगे तो जिंदगी जिंगल आला। चलिए ब्लर बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, एक बच्चा लिख रहा है लैग मैम। मैम कहां से दिख रहा हूं मैं तुम्हें यार, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो तुम आजकल। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे अब तो, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, हो जाएगा सॉल्व, बढ़िया। चलिए, यह आंसर आ रहा है इसका 2.25 × 10⁸। अगला सवाल देखते हैं, मैं जब तक पानी पी लूं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल है गिव रीजन प्लेसेंटा
प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली सिंसियर फॉर फर्टाइल डेवलपमेंट। मतलब जो फीटस बनता है, प्लेसेंटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने बताया था प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा बेसिकली आपकी मदद करता है एक तो ट्रांसफर ऑफ फूड, जो आपके फीटस जो डेवलप हो रहा है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, उसको खाना कौन देगा? मदर से खाना कौन देगा? कौन देगा? आपका प्लेसेंटा। कैसे देता है? प्लेसेंटा के पास क्या होता है? प्लेसेंटा के पास होता है विलाय। क्या होते हैं? विलाय। वो जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर विलाय हैं, सेम विलाय जो होते हैं वो कहां पे होते हैं? यहां पर आपके प्लेसेंटा के पास होते हैं। सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं, दूसरी चीज, जो भी वेस्ट पार्टिकल है जो कि फीटस से निकलेगा, उसे मदर के पास पहुंचाना, वो भी क्या करता है? प्लेसेंटा करता है। तो प्लेसेंटा भैया बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, वो सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? प्लेसेंटा करता है, फीटस से मदर तक। चलिए अगला क्या है? यूट्रीन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो क्या होती है? वो थिक बन जाती है जब फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्रस को पता है कि उसे क्या करना है, जो एम्ब्रियो आएगा उसको क्या करना होगा? उसे होल्ड करना पड़ेगा, यूट्रस को उसे ग्रो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करती है कि एक लाइनिंग बिल्ड कर लेती है यूट्रस अपने ऊपर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपके दोनों के दोनों इसके आंसर हैं। यहां पर आप देख सकते हो, द थिकन्ड यूट्राइन लाइनिंग प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइज एग टू इम्प्लांट। मतलब जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है उसके लिए जो यूट्राइन लाइन है वो थिक हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। आज तो बच्चे पूरे जोश में लग रहे हैं यार, आज तो पूरे जोश में। एक बच्चा लिख रहा है अंबानी क्रॉस प्रशांत भैया टिक। अरे बेवकूफ हो गए हो क्या? अंबानी से कहां कंपेयर कर रहे हो मेरे को? तुम मेरे को पिटवा के मानोगे? तुम मेरे को पिटवा के मानोगे? अंबानी अंबानी से कर रहे हो यार, अंबानी अंबानी से कंपेयर मत करो तुम। चलो, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडीन सॉल्ट इन डाइट बाय डॉक्टर, जस्टिफाई। अरे भैया डॉक्टर जी ने बोला था कि आयोडीन लो। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड। यहां पर उसका एक हार्मोन होता है, कौन सा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म को सही रखना बॉडी का। और आयोडीन जो होता है, आयोडीन, आयोडीन याद रखना, आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के सेक्रीशन में मदद करता है। जो आपके हार्मोन निकल रहा है थायरॉक्सिन का जो सेक्रीशन है वो किसकी मदद से होता है? आयोडीन की। तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो जिंदगी जिंगा लाला नहीं हो पाएगी, तो बड़ा ही दुख का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन, ये तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया। अगला देखते हैं सवाल, और बड़ा ही एक और इंपॉर्टेंट सवाल। देखो आ जाओ भाई। व्हेन सिल्वर ग्रे पाउडर ऑफ सॉलिड ए इज मिक्स्ड विद पाउडर सॉलिड बी। ये बहुत मुश्किल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, डबल स्टार मार्क कर लेना। जब एक सिल्वर ग्रे पाउडर को क्या किया जाता है, एक सॉलिड ए मान लो, उसका एक पाउडर है, इज मिक्स्ड विद क्या है? एक दूसरा पाउडर है जो कि है बी, उसके साथ कराए मिक्स, नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? बट इफ दी, अब जो इन दोनों का मिक्सचर है ना, अगर हमने इन दोनों को जलाया, इन दोनों को हीट करा और उसके बाद दोनों को मिक्स करा ना, तो पता क्या हुआ? तो क्या हुआ? ध्यान से देखना, विद एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फॉर्मिंग प्रोडक्ट सी। एक प्रोडक्ट बन गया नया जो कि है हमारा सी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है? विच सेटल्स डाउन एज लिक्विड मेटल एंड सॉलिड प्रोडक्ट डी। एक तो लिक्विड आ गया और एक आ गया आपका प्रोडक्ट डी, मतलब अलग अलग दो प्रोडक्ट बन गए जब हमने ए और बी को हीट करा। तो अब आपको क्या बताना है? और यहां पर एक बड़ी मस्त हिंट दी है, हिंट पढ़ लो। हिंट देखो, सी इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म रस्ट। इसको तो पकड़ जाओगे, इसको तो पकड़ जाओगे, इसको तो पकड़ जाओगे, बताओ जल्दी बताओ, इसको पकड़ लोगे? सी इन सॉलिड फॉर्म रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म रस्ट, इसको तो पकड़ लेंगे। क्या ये? आयरन। आयरन जो होता है जब मॉइस्ट एयर मिलती है तो क्या करता है? वो रस्ट पकड़ लेता है। तो हिंट पकड़ी हमने सबसे पहले कि जो सी है ना भैया, सी है मेरा आयरन। इतना तो मैं समझ गया, ये तो मेरा क्लियर है। अब देखो, अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब देखो हमसे बोला है कि ए और बी निकला और सी और डी बना। अब जो हमें पता चल गया जो मेरा सी है वो तो आयरन है, वो तो आयरन है। अब ये जो रिएक्शन है बेटा, ये है आपकी बेसिकली थर्माइट रिएक्शन। ये है आपकी बेसिकली कौन सी? थर्माइट रिएक्शन। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका पहले होता है Fe2O3 प्लस Al, ठीक है, प्लस Al, और उसके बाद क्या होता है?
आपका थर्माइट रिएक्शन में ये आगे बनता है Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, ये है थर्माइट रिएक्शन और यही आपसे यहां पर पूछी गई है एंड इट इज वेरी सिंपल। मतलब थोड़ा टफ सवाल था बट यहां पर थर्माइट रिएक्शन है तो ए क्या हुआ, ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ये ऐसे मतलब ओवरऑल। ठीक है, और बोल रहा है राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, बैलेंसिंग कर लोगे। उसके अलावा क्या है, लास्ट पूछा है राइट वन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, इसका काम क्या है, जो आपकी ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, उनको जोड़ना, याद आ गया, रेलवे ट्रैक्स के अंदर काम आता है ये, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो सवाल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज मुश्किल सवाल है बट अगर पेपर में दिखा तो तुम्हें प्रशांत भैया की वहां पर याद आएगी, यार एक दिन पहले भैया ने बताया था, मजा आ गया है यार, पेपर में आ गया सवाल। चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हाउ मच करंट बिल एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब रेजिस्टेंस। कितना टाइम हो गया हमें, 7:20 हो गए क्या, चलो चलो जल्दी करते हैं बेटा, जल्दी करते हैं, आओ। हाउ मच करंट बिल एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब रेजिस्टेंस, कितना आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, आपको बोला है कि 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ड्रॉस 220 वोल्ट करंट इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब देखो सवाल पूछो, सवाल देखो, सबसे पहले सवाल में हमसे ये बोला है, पहले हमें गिवन है रेजिस्टेंस 1, कितना दे रखा है, R1 लिख देता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। R1 हमें गिवन है कितना, 1100, ठीक है, 1100। और वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज हमें गिवन है कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, अब पहले हमसे पूछ रहा है कि भैया कितना करंट आएगा, तो करंट कैसे निकालेंगे, बेसिक गुंडा कौन था, गुंडा है हमारा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का यूज ले लो, V इक्वल्स टू IR। तो आपका करंट यहां पर आ जाएगा V/R, जिसकी वैल्यू होगी 1000/220। कितनी आ रही है इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा है, 5, तो आ जाएगी 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो, इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अब मेरा दूसरे अप्लायंस की बात हो रही है, एक मेरा दूसरा हीटर है जो कि 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, बस रेजिस्टेंस हो गया है मेरा अब 100। अब बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ बल्ब कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर। अब करंट कितना निकलेगा, तो अब क्या होगा, 220/100, तो कितना आ जाएगा करंट, वो आप फटाफट से एक बार कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है भाई, 1 मिनट कुछ, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, हमने यहाँ कैलकुलेशन उल्टी कर दी, सॉरी 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 बेटा, माफी माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। इसको यहां से उड़ाओ, बच्चे लिख रहे होंगे मोए मोए हो गया, मुझे पता है इनको चैन नहीं मिलेगा, ये लिख देंगे भैया आज तो मोए मोए हो गया। देखो यहां पर वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था हमारा 220/1100, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0 कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आ रहा है 0.2 एम्पियर, आई गेस इतना ही आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 2.2 एम्पियर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रशांत भैया का हुआ सवाल में मोए मोए, क्या बात है ना, मुझे पता है तुम बेकार बेकार इंसान हो तुम यार, तुम्हारे लिए कितना ही पढ़ा लूं मैं, एक कैलकुलेशन मिस्टेक और तुम तो भाई, भैया ने तो क्या सवाल गलत, एक दो ये तो 4 लोग तो अपने दोस्तों को बता रहे हैं, इधर आ तेरे को, अरे रोहित तेरे को बात बताता हूँ, आज की क्लास में तो प्रशांत भैया ने एक सवाल गलत करा यार, तो क्या बताऊं तुझे, ऐसी हरकतें करते हो तुम। ठीक है, तो 0.2 2.2, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, राइट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहा है, ये नहीं बताऊंगा भाई, मीथेन पता है, प्रोपेन पता है, 1 कार्बन 3 कार्बन, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या है, कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि कार्बन कंपाउंड के जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, जैसे कि आपकी और आपकी क्रश का रिश्ता बहुत वीक है, आपकी तरफ से तो स्ट्रांग है बट उसकी तरफ से वीक है, वैसे ही यहां पर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक रहती हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, अगला सवाल है नेम दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म लिखा रहा है, एंजियोस्पर्म बेटा कुछ नहीं होता, इसको हम फ्लावर ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, पेपर के अंदर एंजियोस्पर्म आ जाए, भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो एक स्पर्म सेल पढ़ा था, ये एंजियोस्पर्म क्या आ गया, अरे फ्लावर के पार्ट्स पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, बोल रहा है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताओ, तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल सी चीज है, फ्लावर के सिंपल से जितने भी अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो बता देना, स्टेमिन और पिस्टल जो होते हैं आपके, वो दोनों पार्ट्स आप एक्सप्लेन यहां पर कर सकते हो।
ठीक है, जैसे कि मेल पार्ट को हम स्टेमिन बोलते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम पिस्टल बोलते हैं। स्टेमिन के अंदर क्या आता है, फिलामेंट और एंथर। तो ऐसे आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आ सकते हो। क्लियर क्लियर। अरे ओके क्या, अरे ओके लिख दो यार, ओके लिख दो। प्रशांत भैया बॉडी बना रहे हो, हाँ बॉडी बनाऊंगा, तुम उस दिन दिखाए तो थे। वो क्या बोलते हैं उसको यार, मैं तो बोलना ही भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, डंबल थोड़ी ना बोलते हैं, डंबल तो कुछ और, रॉड, जो रॉड में वेट लगा के बॉडी बना रहा हूं मैं, तुम्हें बताया तो था। जिस जिसका साइंस का पेपर बेकार गया है ना, चलो आपको वापस दिखा देता हूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जिस जिसका साइंस का पेपर खराब गया उसके लिए बना रहा हूं मैं, देखो बॉडी, ठीक है। जिस जिसका पेपर साइंस का गया खराब, अब आऊंगा मैं तुम्हारे घर और फिर तुम्हारे साथ होंगे गलत काम, चलो, है ना, आ जाए। तो इसलिए पेपर खराब नहीं करना है बेटा, चाहे कुछ हो जाए, आ जाए। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगला देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन इन ह्यूमन फीमेल द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज्ड। कल भी बताया था कि क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। जब एग आपका फर्टिलाइज नहीं होता तो एक साइकिल होती है, मेंजुरेशन साइकिल, वो स्टार्ट होती है। एग जब फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो नीचे गिरने लगती है, जो यूट्रस की जो थिक लाइनिंग थी वो क्या होती है, फॉल ऑफ करने लगती है वेजाइना के थ्रू, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंजुरेशन साइकिल, ठीक है। अगला देखते हैं, नेम वन बैक्टीरियल एंड वन वायरल इंफेक्शन। ये तो तुम बता सकते हो, वायरल का तो एड्स, ये सबको पता है, और इसका बैक्टीरियल का आप देख लो, साइफिल्स लिख के आ सकते हो आप, है ना, ये सारे के सारे आप लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नेम दी पार्ट एबीसी। चलो थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं एबीसी पार्ट कौन कौन से हैं। ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ बेटा। ए क्या है, ए है आपका ये वाला, और ये क्या है, ये क्या है, बताएं, ये क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ये, इसके अंदर पोलन ग्रेन बनता था, क्या है ये बताओ, अभी बताया, अगर अब गलत बताया, अब हाँ चलो सही बताया सही बताया सही बताया, एंथर बेटा, बहुत बढ़िया एंथर। अगला देखो बी, बी क्या है, बी सेंटर में है, मतलब ये क्या है, ये है आपका स्टाइल, स्टाइल होती है ना जो ट्यूब है, स्टाइल है ना जो ट्यूब है, वो है ये, ठीक है। और सी बोल रहा है, सी सेंटर में, तो सी कौन सा है, सी है आपका ओवरी, क्या है आपका बेटा, ओवरी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है, a compound X on heating decomposes to compound give compound Y and gas Z। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां भी स्टार मार्क कर लेंगे और करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड Y, देखो क्या बोल रहा है, X को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो Y और क्या बनेगा, Z बनेगा। अब बोल रहा है कंपाउंड Y ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स अ सब्सटेंस W which is used for white washing। अरे बहुत बढ़िया, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं CaOH2, ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। अब एक बात बताओ, अगर व्हाइट वॉशिंग में हम ये यूज करते हैं तो ये आता कहां से है, ये आता कहां से है, तो आप सभी को बहुत प्यार से पता होगा कि ये बनता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब हम पानी के साथ मिला देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को तो ये बनता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि Y क्या है, Y है हमारा यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। और W क्या है, W है हमारा ये हो गया मेरा W। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग देयर इज अ शाइनी फिनिश ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ कंपाउंड X। तो कंपाउंड X, देखो जब व्हाइट वॉश करते हैं कुछ दिनों बाद एक शाइनी फिनिश होती है, बताओ शाइनी फिनिश होती है, किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, अरे बताओ यार किसकी वजह से होती है, शाइनी फिनिश किसकी वजह से आएगी भाई, अरे यार क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है ना दोस्त। तो इसका क्या मतलब है कि जो X था वो कौन था, वो था CaCO3। तो बेसिकली रिएक्शन ये थी कि CaCO3 को हम हीट करेंगे तो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बेसिक रिएक्शन आपकी ये थी, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, और सवाल आपको दिख भी गया, आया भी हुआ है PYQ के अंदर, और शायद आपके पेपर के अंदर भी आ जाए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन कंपाउंड Y इज स्लेक्ड विद वाटर। पानी के साथ जब हम कंपाउंड Y को डालेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड Y क्या था, कंपाउंड Y था ये CaO को जो हम पानी के साथ डालते हैं तो पता है क्या होता है, हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना। तो जो हम पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक एक तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर।
पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? पीडीएफ मिलेगी आपको इस सेशन के बाद। आ जाए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमिना एक्सप्लेन करना कुछ नहीं है, बता देना कि एक लाइट जो होती है वो प्रिज्म से अगर पास कर रही है या फिर नॉर्मली पास कर रही है तो क्या होता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर टूट जाती है ना। जैसे कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग 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 कलर के अंदर टूट जाती है और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्या? डिस्पर्जन। तो क्या है कि डिस्पर्जन के अंदर जो व्हाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर टूट जाती है और उस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिस्पर्जन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है a substance which is used as a drain cleaner is prepared by process X। ये तुम लोग बताओगे क्योंकि ये सवाल बड़ा प्यारा है। देखो क्या बोल रहा है कि एक सब्सटेंस है जो कि ड्रेन क्लीनर की तरह यूज किया जा रहा है और क्या बनाया जा रहा है? एक प्रोसेस से बनाया जा रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? उस प्रोसेस को बोल रहे हैं एक्स, ठीक है। और क्या बोल रहा है? द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर वाई एंड जेड। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो है वाई एंड जेड। और क्या बोल रहा है? विच आर गैसेस, दोनों गैसेस हैं। अब देखो Z जो गैस है ना वो पॉप साउंड के साथ बनती है। Z गैस पॉप साउंड। जब भी पॉप साउंड आए तो दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए कि अच्छा भैया पॉप साउंड पॉप साउंड पॉप साउंड, तो भैया पॉप साउंड जो है मेरा वो तो क्या होना चाहिए भैया? पॉप साउंड तो मेरा हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि हमें बोल रखा है कि जो मेरी Z है ना, Z को पकड़ के यहां पर H2 लिख दो, ठीक है। आगे देखो Y इज यूज्ड एज डिसइंटिफिकेंट। याद करो कौन सी गैस थी जिससे कि हम स्विमिंग पूल को साफ कर रहे हैं? कौन सी वो गैस थी? वो थी हमारी क्या? Cl2। तो हमारी Y जो है वो है मेरी क्या? Cl2, ठीक है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता चल गया होगा कि ये जो है वो क्या है, X जो है वो क्या है? बताओ बताओ, आपको पता चल गया होगा सब्सटेंस है वो क्या है? ऑब्वियस सी बात है पता चल गया होगा। ये कौन सा प्रोसेस है? अरे ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है बेटा। इसमें पूछ रहा है एक्स, प्रोसेस एक्स, तो प्रोसेस कौन सा हुआ? प्रोसेस हुआ क्लोर एल्कलाई। याद रखना क्लोर एल्कलाई में क्या हो रहा था? NaOH बनता था, Cl2 बनता था, हाइड्रोजन गैस बनती थी। तो दोनों हमने हाइड्रोजन गैस और ये दोनों बता दी, एक्स वाई जेड हमें तीनों पता चल गए। और अगला पूछ रहा है राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख सकते हैं क्लोर एल्कलाई का। और अगर हमसे कोई डायग्राम पूछ ले क्लोर एल्कलाई का तो हम वो भी बना सकते हैं क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है ना। तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है यार? पास आके बताओ, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। बताएं यहां तक एकदम सब क्लियर? यहां तक एकदम सब क्लियर? कितने सवाल हो गए? 47। एक मिनट, जरा मुझे इसको बंद करना पड़ेगा दूसरी स्लाइड ओपन करने के लिए। एक मिनट देंगे। जब तक बताओ कि आपको साइंस में क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे ये बताओ क्या क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई है? कितनी प्रिपरेशन आपकी हो गई है ये बताओ। कितने परसेंट प्रिपरेशन हो गई है? सर आप कहां रहते हो? घर का एड्रेस दे दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। अबे बेवकूफो, ये बच्चे मांग रहे हैं ब्रेक दे दो। तुम्हें शर्म आ रही है? शर्म? ऐसा नहीं होता तुम्हें कभी कभार कि भैया से ब्रेक मांग लेते हैं? कल पेपर है, प्रशांत भैया 3 या 4 दिन से खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, प्रशांत भैया ने तो आज तक ब्रेक नहीं मांगा, हम ही ब्रेक मांगते रहते हैं। पेपर हमारे हैं या प्रशांत भैया के हैं? ऐसा मतलब थोड़ा तो कभी कभार सोच लिया करो यार, ऐसा मत करा करो। दिल से बुरा लगता है दोस्त, दिल से बुरा लगता है। कितना परसेंट कर लिया है तुमने ये बताओ मुझे तो, कितना परसेंट कर लिया है? 99%, 80% कंप्लीटली। बायो के डायग्राम्स प्रैक्टिस करो बेटा। बायो के डायग्राम्स तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे वरना जिंदगी में बड़ी ही दुख हो जाएगा। और 5 बजे कल कौन कौन आ रहा है क्लास में? एक बार मुझे बता दें 5 बजे कौन कौन बच्चे आ रहे हैं? 5 बजे कौन कौन आ रहे हैं? देखो ये आपकी साइंस की हो जाएगी। उसके बाद SST आपको पता है दिगराज सर पूरा संभाल लेंगे। मैथ शोभित भैया आपके संभाल लेंगे, ठीक है। मैंने दोनों से बोल रखा है मैराथन चलेंगे उनकी भी। तो इसलिए साइंस, SST, मैथ जो तीनों आपके पेपर हैं वो बेस्ट जाएंगे, वो हमारी गारंटी है, वो पूरी हमारी टीम की गारंटी है, टेंशन मत लो, ठीक है। एकदम सुबह कौन कौन आएगा ये बताओ भैया, मैं रिकॉर्डेड देखूंगा। अबे 7 बजे क्लास खत्म होगी, स्कूल तुम्हें पेपर नहीं देने जाना? मैं नहीं बताऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। और देखो एक दो टिप्स सुन जाओ, सीक्रेट टेक्निक सुन जाओ। जैसी पेपर हाथ में आए MCQ अटेम्प्ट करने मत दौड़ना प्लीज, ठीक है। पहले पेपर के जो सवाल है ना सारे, वो क्या होता है मैंने आपको बताया था, यूनिट्स जो होते हैं वो देख लेना,
जैसे कि एमसीक्यूज के अंदर भी कहीं पर 10 सेंटीमीटर है, कहीं 10 डायोप्टर है, कहीं फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं यूनिट्स देख लेना, क्योंकि यूनिट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सिली मिस्टेक कर जाओगे यूनिट के चक्कर में, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा कि यार शुरू में इससे बढ़िया हम यूनिट देख लेते तो काम बन जाता। पहली टेक्निक यूनिट, यूनिट बेटा यूनिट याद रखना है। यूनिट हमें पेपर उठते ही हमें क्या करना है, यूनिट हमें देखते चलना है। ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक, जो और वाले ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमें बोल रहा है कि ए या फिर बी, इनमें से मतलब जो हमें चूज करने होते हैं उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि बाद में जब आप क्वेश्चन पे पहुंचो तो आपको दिमाग ना लगाना पड़े, आपको पता चल जाए यार ठीक है यही अटेम्प्ट करना है, ओके टाटा बाय बाय। दो टेक्निक। अगली, जब आपकी ये सब चीजें हो जाएं उसके बाद आप वापिस आओगे और फिर आप एमसीक्यू लगाना शुरू करोगे। पेपर को स्टार्ट करो एमसीक्यू से ही, मेरा ये सजेशन होता है, ठीक है। पेपर को स्टार्ट करो एमसीक्यू से। बट अगर मान लो पेपर टफ आ गया, वैसे आता नहीं है बट अगर आ गया बाई चांस, और पेपर मतलब तुम्हें एमसीक्यू देख के लग रहा है कि और भैया ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो पेपर मुझसे नहीं हो पाएगा, उस समय पर क्या किया जाएगा? उस समय पर तो देखो फिर एमसीक्यू सेक्शन को छोड़ो और अगले सेक्शन पे बढ़ो फटाफट, ठीक है। अगर एमसीक्यू के 4 सवाल पढ़ रहे हो, चारों समझ नहीं आ रहे, फटाफट से आगे बढ़ जाना, समय मत खराब करना। मैं फिर बोल रहा हूं, साइंस का पेपर मुश्किल नहीं आएगा, साइंस का पेपर कुछ सवाल ट्रिकी आएंगे। ट्रिकी से मेरा क्या मतलब है, वो जो सवाल होंगे ना वो क्या करेंगे, आपको बार बार परेशान करेंगे, आप उनमें अपना समय गवाओगे। तो ये चीज आप एकदम याद रखना, साइंस का पेपर टफ नहीं आएगा, साइंस का पेपर ट्रिकी आएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है, ये याद रखना। एंड जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनको ढंग से लिखोगे तो नंबर आएंगे। थोड़ा एलोबरेट करना बट उतना ही लिखना जितना पूछा जा रहा है बस, ठीक है। चलिए, आई होप ये एकदम क्लियर है। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा फ्लेमिंग्स का। ये देखो फ्लेमिंग्स की स्पेलिंग भी क्या लिख रखी है भाइयों, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, आ जाओ भाई, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए 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 चलिए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बता दो भाई, देख के बताओ जल्दी क्या है, एक्सप्लेन करिए ना। डायग्राम बनाकर आते हो, जरूरत नहीं है, टाइम मिले बना देना, वैसे सच कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एक्सप्लेन कर आओगे कि जो मदर फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, याद रखना, ये याद रखना, कुछ तो गड़बड़ गया दया, ये याद रखना, ठीक है। और एक्सप्लेन करिए ना और लिखिए ना कि फिर फ्लेमिंग्स बाबा ने ये बोला कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है ना, और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। चलिए, हाउ डू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन चेंज व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मिक्स्ड। अच्छा देखो, अब क्या बोल रहा है, आयरन की प्रॉपर्टीज कैसे बदलेंगी अगर मैं उसमें कार्बन मिला दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, और बच्चे इसको गलत करके आते हैं बट तुम सुन रहे हो इसलिए तुम गलत नहीं करोगे कल के पेपर में। अगर आयरन है, आयरन में मैं अगर कार्बन मिला रहा हूं, याद करो एक छोटा सा टॉपिक था एक चैप्टर के अंदर, अलॉय। अलॉय में क्या होता था, जब भी हम आयरन प्लस कार्बन करते थे तो वो क्या बनाता था, वो बनाता था मेरा स्टील। तो प्रॉपर्टीज कैसे बदल जाएंगी कि स्टील बन जाएगा। अब स्टील की प्रॉपर्टीज भी यहां लिख के आनी पड़ेंगी। स्टील कैसा होता है, स्टील में कोरोजन नहीं लगती। स्टील की प्रॉपर्टीज क्या है, स्टील के अंदर कोई भी कोरोजन वोरोजन कुछ नहीं लगती, स्टील भैया एकदम बढ़िया है ना। और ये जितनी भी स्टील की 1-2 प्रॉपर्टीज है वहां पर आप लिख के आओगे। अगला क्या है, निकल एंड क्रोमियम, ये आप बताओगे मुझे, निकल एंड क्रोमियम क्या बनाते हैं, कौन सा अलॉय बनाते हैं वो आप मुझे बताओगे। दूसरा एक बच्चे ने लिखा है बहुत बढ़िया, इस पे आप स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो कि जो स्टील होता है वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बताएं बताएं क्या होगा इसका आंसर, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका क्या, स्टेनलेस स्टील। क्या होता है बेटा, जब हम मिक्स करते हैं, जब हम मिक्स करते हैं निकल और क्रोमियम को तो क्या बनाता है, वो बनाता है स्टेनलेस स्टील। निकल क्रोमियम मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ये मैं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लोगों को नहीं पता, शांति से सुन जाओ, ठीक है। आयरन और उसका याद रखेंगे और इसका याद रखेंगे, क्या है, ठीक है। सुबह कितने बजे आ रहे हैं बेटा, 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह। देखो मेरा खुद का गला खराब है इतने समय से बट मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ लो यार, है ना। देखो, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। नेफ्रॉन्स कहां मिलते हैं, किडनी के अंदर। राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो जहां पर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, जब तक ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला मत बनाओ,
कोई जरूरत नहीं है। इसमें बोला है स्ट्रक्चर बता दो और तुम फंक्शन बता दो। स्ट्रक्चर में क्या बताओगे, मैंने स्टेप बताए थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है सबसे पहले, बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वापस से जो इंप्योरिटीज होती हैं वो मतलब ब्लड वापस से अपनी सारी प्योरिटीज खींच लेता है। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसके अंदर सारा वेस्ट प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। तो 3 स्टेप थे, वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करके आना है विदाउट डायग्राम। डायग्राम नहीं भाई, कितने गंदे स्टूडेंट्स हो तुम, थोड़ी तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही है? 99,000 स्टूडेंट्स बैच रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े दोस्तों को शेयर करके 1 लाख ही करा दे भैया के, पर नहीं 99 पर टिका के रखेंगे इतनी देर तक, थोड़ी तो है ना। सही है, ये एकदम क्लियर है, वो आपको प्रोसेसेस याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पाइरोगाइरा एंड प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन पे कौन रिप्रोड्यूस करता है, ये आप बता दो, ये आप बता दो, ये आप बता दो, जल्दी जल्दी। कौन करता है रीजनरेशन, याद कर लो, इन दोनों में से याद कर लो कौन सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्लेनेरिया बेटा, बहुत सही। इसका उत्तर होगा क्या, प्लेनेरिया। ठीक है, तो प्लेनेरिया जो होता है वो क्या करता है, रीजनरेशन। और स्पाइरोगाइरा क्या करता था, फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगाइरा क्या कर रहा है, स्पाइरोगाइरा करता है फ्रेगमेंटेशन। अगला क्या पूछ रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। बताओ, ये जो हमारा रीजनरेशन होता है, ये एक और इसमें नाम बता दो जो कि इसमें कर सकता है। फटाफट से एक बार आप नाम बता दीजिए कि कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कर सकता है। बहुत सही, अरे लिजर्ड मत लिख के आ जाना, लिजर्ड लिखोगे आंसर गलत है। हाइड्रा, लिजर्ड नहीं करती रीजनरेशन, कल के सेशन में भी बोला था चिल्ला चिल्ला के, फिर तुम गलत लिख के आओगे, है ना। अगला सवाल देखते हैं, ऑन हीटिंग द ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, क्या बोल रहा है, इन अ बॉइलिंग ट्यूब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस, ब्राउन गैस तो पता है हमें, ब्राउन गैस तो हमें पता है NO2 ही होती है, इज फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड क्या आपकी गैस X। यहां पर बोल रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन से मतलब है कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी है, डीकंपोजिशन। कौन सी है, डीकंपोजिशन। देखो टूट रहा है बेचारा, जो आपका कॉपर नाइट्रेट है वो क्या हो रहा है, वो बिखर जा रहा है वो टुकड़ों के अंदर। वो यार बोल रहा है कि यार लो भाई मैं इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया। तो कॉपर जो आपका नाइट्रेट है वो टूट जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन। पूरा नाम लिखकर आना, क्या, थर्मल डीकंपोजिशन। पूरा नाम लिख कर आना ताकि टीचर बोले यार इसको तो आता है, क्या, थर्मल डीकंपोजिशन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगला क्या है, राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तो आप लिखे होगे, बहुत बार बता चुका हूं। अगला राइट दी क्या हुआ, 100 के हो गए थे क्या हुआ, पता नहीं कि बच्चे के लिख रहे हैं 100 के। राइट दी पीएच रेंज ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ गैस एक्स, एक्स के पीएच कैसा होगा। देखो NO2 जो है वो कैसी गैस होती है, याद करो कैसी है, ये है एसिडिक। तो याद रखना इसका जो पीएच है वो क्या होगा, 7 से बिलो होगा। तो बिलो 7 विल बी दी पीएच। ठीक है बेटा, ऑल ओके, ऑल ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये आपकी रिएक्शन होती है CuNO3 और ये रिएक्शन याद करके जाना बेटा। अगर बैलेंसिंग याद नहीं भी करो, वहां पर बैलेंस तो कर ही सकते हो यार, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी तुम्हें पूरी पूरी याद होनी चाहिए। 4-5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई हैं वो तो याद कर जाओ एटलीस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब दी फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ये पूरी चीजें आपको पता है। पहली होती है रेजिस्टिविटी, दूसरी होती है लेंथ, तीसरी होती है एरिया, चौथा होता है टेम्परेचर। ये 4 चीजें होती हैं जिससे कि आपका रेजिस्टेंस जो है इफेक्ट हो रहा होता है। यहां पर बस इतना लिख कर आना था और जिंदगी मस्त हो जाती है आपकी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है, व्हाई इज देयर डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों होता है भाई डिफरेंस, बताओ क्यों होता है भाई डिफरेंस। क्योंकि जो एक्वेटिक है उनके पास, बेचारों के पास ऑक्सीजन नहीं है, वो सांस लेते हैं बहुत तेज 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 क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन पानी में कम है, जबकि हमारे पास तो बहुत ज्यादा है। इस वजह से उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग हाई रहती है एज कंपेयर टू अस। आगे देखते हैं, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो मैंने आपको बोला था कुछ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका डायग्राम आपको आना चाहिए और लेबलिंग आनी चाहिए। और मेजरली इसमें से, इस डायग्राम में से लेबलिंग पे सवाल बहुत बार आता है। ठीक है, चलो
भैया बोर्ड पेपर को लीक करो ना, रुको रुको, बोर्ड पेपर को लीक कर देते हैं, रुको रुको रुको, बोर्ड पेपर को लीक कर लेते हैं। मोदी जी को फोन मिलाते हैं, चलो। मोदी जी को फोन मिलाते हैं। हाँ, मोदी जी को फोन। हाँ हाँ, मोदी जी कैसे हो? हाँ 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 मोदी जी, हाँ नहीं नहीं नहीं, कल आऊंगा चाय वाय पीने, तो अभी अभी इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा? आप भी कैसी बात कर रहे हो मोदी जी, बाद में। हाँ, तो ये बच्चे पूछ रहे हैं मोदी जी कि वो करा दो, ये बोर्ड का इनका पेपर बता रहे हैं 10th का, वो डिक्लेयर करा दो। अच्छा अच्छा, लीक, हाँ हाँ हाँ, शेयर कर रहे हो? अच्छा, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहे हैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं भाई मोदी जी। बच्चे आपको हेलो कर रहे हैं सर, मोदी जी आपको जो है बच्चे वो हेलो कर रहे हैं ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बच्चों को ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं भाई, ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं उनकी तरफ से। ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों को क्या बोलना है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि पेपर सब लीक हो गया और व्हाट्सएप पे आ जाएगा, व्हाट्सएप पे मोदी जी मुझे भेजेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है? खुश? वो करवा दिया पेपर लीक, ठीक है? पढ़ लो पिट जाओगे। चलो आओ फटाफट, क्या है अब, आगे आगे बढ़ रहे थे, क्या था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम, लेबलिंग याद रखेंगे, फेरिंग्स कहां है, लेरिंग्स कहां है, ट्रैकिया कहां पर है, डायफ्राम नीचे होता है, एल्वोलाई कहां पर होता है, डायग्राम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क कर लीजिए बेटा। मोए बाद में करेंगे, आ जाओ, मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा फोकस पे लगाएं। आपको देखना है इन कंडीशन में क्या हो सकता है। पहली कंडीशन, टेस्टीज ऑफ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रोइक डेवलपमेंट। मतलब आपने सुना होगा या फिर कल पढ़ा भी था हमसे कि जो टेस्टीज होती हैं वो कहां होती हैं? स्क्रोटम में होती हैं, स्क्रोटम में होती हैं। अगर जब एक मेल बर्थ हो रहा है उसके समय पर जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाई, तो क्या होगा? स्क्रोटम का मेन काम होता है एक ऐसा टेम्परेचर देना टेस्टिस को जिसकी मदद से वो स्पर्म को फॉर्म कर पाए। अगर 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 ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं होंगी तो क्या होगा? जो स्पर्म होगा ना वो बहुत कम बनेगा तो जो स्पर्म फॉर्मेशन है, 1 मिनट पानी पी लूं। ये ऐड क्यों लिखते हो तुम? सुनो 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 हाँ, क्या था? जो स्पर्म सेल है वो क्या होगा? यहां पर कम बनेंगे। अगला क्या है? वास्ट डिफरेंस ऑफ द मेन इज प्लग्ड, मतलब ऑफ द मैन इज प्लग्ड। प्लग्ड मतलब क्या है? जो कि हमने कल बताया था आपको, वेसिक्टोमी के अंदर क्या करते हैं? काट के बांध देते हैं। तो उससे क्या होगा? जो स्पर्म होगा वो पेनिस तक पहुंचेगा ही नहीं, जो टेस्टीज है उसके अंदर ही आपका स्पर्म रह जाएगा। अगला क्या है? प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल। प्रोस्टेट और सेमिनल ग्लैंड के काम क्या होते थे? सीमन बनाना। वो क्या करते थे? स्पर्म सेल को कुछ फ्लूइड देते थे जिससे कि वो सीमन बनाते थे। तो अगर अब ये नहीं होंगे तो क्या सीमन बनेगा? सीमन नहीं बनेगा। आगे क्या बोलते हैं? एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। जब भी एग फर्टिलाइज नहीं होता क्या होता है मेरी जान? कुछ नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पता है आपको। लास्ट, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू यूट्रस। अगर प्लेसेंटा नहीं है तो जो फीटस है, जो बेबी है, उसको खाना कहां से मिलेगा? जब उसे खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी, फीटस को या फिर बेबी को नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी। तो ये बड़ा ही मुश्किल एंड अच्छा सवाल था जिसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी और पूछ रहे थे इंपैक्ट क्या होगा। तो इंपैक्ट आपको यहां पर एनालाइज करके बताना था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कार्बन ग्रुप C4 इन पीरियोडिक टेबल इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद मेनी एलिमेंट्स। राइट एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। कुछ नहीं है, बोल रहा है कार्बन का एक कंपाउंड बता दो जो कि क्लोरीन के थ्रू बन रहा है, एक बता दो जो ऑक्सीजन के थ्रू बना रहा है, और उसके डॉट स्ट्रक्चर बता दो। तो एक तो आप बना दो यहां पर CCl4, है ना, एक तो ये बना दो, और एक बना दो CO2, और इन दोनों के डॉट स्ट्रक्चर बना दो। डॉट स्ट्रक्चर तो बनाने आते हैं ना, मैंने आपको बताए थे ना कि भाई सी बनाना, क्रॉस बनाना, क्रॉस बनाना, क्रॉस बनाना, क्रॉस बनाना, याद आ रहे हैं? हाँ, तो उसी प्रकार से, उसी से ही आपको बनाने। इसका ऑक्सीजन, ये CO2 का तो बड़ा सिंपल सा होता है। CO2 का तो आपको पता है बड़ा सिंपल सा होता है। जो ऑक्सीजन होते हैं उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहां पर एक ऑक्सीजन ऊपर बना लो, एक ऑक्सीजन नीचे बना लो, इसके यहां पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना लो, एक पेयरिंग ऐसे कर दो, सिमिलरली इसके ऐसे 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 बना दो, एक पेयरिंग ऐसे कर दो और एक ऐसे कर दो। तो ये आपका CO2 का डायग्राम हो जाता है। सिमिलरली आप ऐसा Cl4 का डायग्राम बना सकते हो क्या बेटा? है ना? ठीक है,
क्लियर? तो ये आराम से आप कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सवाल था। चलिए ये देखो, ये वैसे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वही होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट। देखो क्या बोला है, जब जिंक को हम उठा रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ गैस एक्स इज, क्या बोला है, इवॉल्व। तो मतलब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर मैं जिंक को एक एसिड के साथ कर रहा हूं रिएक्ट, तो क्या बनता है, मेटल और एसिड क्या बनाते थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। तो इसका क्या मतलब है, एक्स जो है वो तो हाइड्रोजन होगा, विच इज यूटिलाइज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, नेम दी गैस इन्वॉल्व, बताई दिया आपको हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, राइट दी केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो राइट दी टेस्ट टू डिटेक्ट दी गैस। अब देखो यहां पर आप ले सकते हो एक एसिड, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको यहां पर काट के बोल दो डाइल्यूट H2SO4। तो अब आपको H2SO4 की जिंक के साथ एक रिएक्शन दिखानी है और उस रिएक्शन को बैलेंस कर देना। अगला काम क्या है, अगला पूछा है कि राइट दी टेस्ट, किस टेस्ट से हम हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करते हैं, तो होता है हमारा पॉप साउंड। कैसा, पॉप साउंड, ठीक है, एग्जाम में भी करना है पॉप साउंड। क्या बात है, क्या बात है भैया, 9th की भी तो लाइव करो। अरे बेटा अभी 10th को पढ़ा लें, इनका मैं बताता हूँ, इनको ये पढ़ने लिखने में बढ़िया नहीं है, तुम तो बढ़िया पढ़ते हो 9th वालों, ये सब बेवकूफ हैं 10th वाले, इनको पढ़ाना पड़ता है, इनको एक एक क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, ये ऐसी हैं बच्चे, मानते नहीं है ना, तो तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे, है ना। अब 10th वाले ऑफेंड हो जाएंगे, 10th वाले बोलेंगे हमें कैसे बेवकूफ बोल दिया यार। चलो, डिस्क्राइब द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता, यहां पर एक्सप्लेन करके आ जाना, जिससे लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं, और डायग्राम बनाकर आ जाना, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल्स आफ्टर रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर, जब आपका H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो फ्लोट क्यों करने लगता है सरफेस पे, फ्लोट क्यों करने लगता है, क्योंकि आपको पता है क्या बनता है, मुझे बताओ क्या बनता है, बताओ, समझ पा रहे हो, रिएक्शन याद है, किस किस को रिएक्शन याद है, क्योंकि भैया जब हमारा कैल्शियम आता है वो हमारा इससे मिलता है, हाइड्रोजन से और वाटर से मिलता है, तो एक गैस निकलती है रिएक्शन में जो कि होती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करने लग जाता है ऊपर। ठीक है, क्लियर 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 है ना। चलो चलो, राइट दी, क्या बोला है, राइट थ्री इक्वेशन, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, 3 टाइप की कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और आपकी क्या है, कैपिलरीज। आगे क्या बोल रहा है, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, ये टूवर्ड लेके जाती हैं, और ये क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं। तीनों के काम क्लियर है क्या, बताओ, तीनों के काम क्लियर है क्या। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने पूरा का पूरा देख लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये मुझे बताने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये होता है हमारा लाइट का बाउंस बैक होना, लाइट गई और बाउंस बैक हो गई, लाइट गई बाउंस बैक हो गई, ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस वैसे हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको पता है इसमें जब डिफरेंसेस का सवाल अगर आया तो पहले तो डेफिनेशन लिखो, दूसरा क्या करो, दूसरा यहां पर लिख दो कि यार जो लॉज होते हैं उसके अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर एक स्नेल्स लॉ होता है और इसके अंदर स्नेल्स लॉ नहीं होता, तो इसके अंदर जो नॉर्मल लॉज होते हैं वो आप लिख सकते हो, और इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, इसमें वो जो 2 लॉज इसके हैं वो लिख सकते हो। उसके अलावा इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होती हैं, यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, लेंस होता है, जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं, Why are the certain compounds called हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कुछ कंपाउंड को क्यों बोलते हैं, बोलो भाई, काहे, क्योंकि उन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे क्या है, राइट दी जनरल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, देखना क्वेश्चन में, राइट दी जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस। होमोलोगस का क्या मतलब होता है, होमोलोगस का क्या मतलब होता है भैया, क्या होता था, पढ़ा तो था, जिसके बीच में जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उसका डिफरेंस कितना होता है, CH2 का। याद रखना, बस इतना याद कर जाओ, आप हैं, आपके आगे आपका मित्र बैठा है और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है CH2 का। बहुत बढ़िया, ये क्लियर है ना। अगला क्या है,
बोल रहा है कि आपको ये बताना है जनरल फॉर्मूला क्या होता है होमोलोगस सीरीज के लिए, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन का। अगर नहीं पता, लेक्चर में बताया था, बट अगर नहीं पता तो याद कर लो। एल्केन का होता है CnH2n+2, मतलब CnH2n+2। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारा, एल्कीन का होता है CN2n और एल्काइन का होता है CN2n-2। ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हो होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज पे मुझे ऐसा लगता है एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, जिसमें कि आपको पूछ लेगा कि एक, आपको बोल देगा कि एक कंपाउंड है CH4 और ये होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है। तो बताओ चौथा मेंबर कौन सा होगा, फोर्थ मेंबर कौन सा होगा? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? दूसरे मेंबर को पहले कैलकुलेट करो। कैसे? CH2 को प्लस करके, CH2 को प्लस करो, फिर CH2 को प्लस करो, फिर CH2 को प्लस करो, तो चौथा मेंबर आपका आ जाएगा। तो ऐसा एक मुझे होमोलोगस सीरीज पे सवाल आने की चांसेस बहुत ज्यादा लगती हैं। तो प्लीज इसको सुन लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100K लाइक्स, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। कार्तिक स्टूडियो लिख रहे हैं रिकॉर्डेड। हाँ बेटा ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि लाइव में तो मैं आपके घर आके पढ़ाता हूं और हाथ में पेन लेता हूं और आपको सारे क्वेश्चंस लिखवाता हूं। बहुत बढ़िया, चलिए बेटा, मजाक करता रहता हूं मैं, तो ऐसे दिल पे ना लगाएं। क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फ्यूज इन प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसको कैसे बचाता है मेरा फ्यूज? देखो ये बता रखा है, जब भी आपका जो करंट है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ जाता है तो फ्यूज क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, जिससे कि आपके जो अप्लायंसेस हैं उनको शॉर्ट सर्किटिंग से बताता है। तो यहां पर लिख देना, शॉर्ट सर्किटिंग से भैया बचाता है। जो आपका शॉर्ट सर्किट है उसको होने से प्रिवेंट करता है कौन? आपका फ्यूज। आगे देखते हैं, हाउ डज इट ऑपरेट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ फ्यूज। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, किस फैक्टर पे आप फ्यूज को सेलेक्ट करोगे? सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो होता है लो क्या बोलो भाई, मेल्टिंग पॉइंट। बताएं किस किस को पता था, किस किस को पता था? बढ़िया बढ़िया, कैसी चल रही है वैसे तुम सबकी प्रिपरेशन? बढ़िया है ना? थोड़ा सा फोकस रहो यार, बस कल कल की बात है ना? चलिए अगला सवाल, नेम दी पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि आपको अब सवाल सामने दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, अब बात देखो, वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड। मैंने बताया था इस मेथड को हम क्या बोलते थे, IUCD, कल ही बताया था। इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहां पर रखते थे ये बताओ? अबे ओविडक्ट कौन लिख रहा है रे? अबे मूर्ख, ओविडक्ट मत लिखे यार भाई, बुरा लग जाएगा दिल से मुझे। बताओ जल्दी बताओ, कॉपर टी IUCD कहां पर प्लेस करते थे? अबे लिख दो यार, कोई तो सही आंसर लिख दो। एक बच्चा लिख रहा है ओवरी। अबे क्या हो गया है तुम्हें? यूट्रस में बेटा, ओवरी में कैसे? यूट्रस के अंदर प्लेस करते थे, यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं, याद रखना, यूट्रस के अंदर प्लेस कर रहे हैं। अगला देखो, विच इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग। क्या चीज है जिसको ब्लॉक किया जाता था एग को ट्रांसफर करने से बचाने के लिए? याद करो, वेसेक्टोमी में हम क्या करते थे, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम फाड़ के बांध देते थे। तो कौन सी है? इसका आंसर आएगा फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब सेम ही चीज होती है, सेम नाम है। वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल्स सच एज ओवम टेक प्लेस। जो आपका गैमेट सेल है वो कहां बनता है? इसका आंसर है आपका ओवम, है ना? इसका आंसर है आपका ओवम। जो आपकी ओवरी होती है, ओवम होता है, वहां पर ये आपके बन रहे होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। किस जगह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है? तो इसका आंसर है आपका प्लेसेंटा। इसमें हम पढ़ भी चुके हैं और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, प्लेसेंटा पे एक सवाल आने की चांसेस मुझे बहुत हाई लग रही हैं, तो प्लीज प्लेसेंटा पढ़ लो ध्यान से। ठीक है ना? ठीक है, चलिए एक बच्चा लिख रहा है हैप्पी एनिवर्सरी, क्या बात है। अगला देखते हैं, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? अब ये जो टॉपिक था ये हमने कल बायो की लाइव में कवर नहीं करा था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, बट इस सवाल को मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि जो बच्चा पूरी मैराथन को फॉलो कर रहा होगा तो उसको मैं नहीं चाहता एक भी टॉपिक उसका मिस हो, इसलिए एक टॉपिक और उठा के लेकर आया।
ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? वो जो फूड है ना, उसी के सप्लाई को, प्लांट में जो फूड है उसके जो ट्रांसफर हो रहा है ना, किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम तो पढ़ा था हमने। फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसफर है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। अब बोल रहे हैं कि व्हाई इज इट एसेंशियल? इसलिए एसेंशियल है क्योंकि फूड जो है वो ट्रांसफर करना है हमें हर जगह, है ना। फूड बनता कहां पर है? याद रखना, एक प्रोसेस याद रखना, फूड बनता है लीफ में। फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? लीफ में। फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं? इसको हर जगह ले जाते हैं, स्टेम में ले जाते हैं, रूट में ले जाते हैं, हर जगह ले जाते हैं। तो खाने को कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। अब अगला सवाल क्या है? वेयर डू द सब्सटेंस इन द प्लांट रीच एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन? कहां पहुंचते हैं? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी आपके फूड बन रहे हैं, फ्लोएम के थ्रू हर जगह जाते हैं, स्टेम में जाते हैं, रूट में जाते हैं, लीव से हर जगह जाते हैं, एवरी पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन पढ़ लो। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज सुक्रोज, अमीनो एसिड थ्रू आउट द प्लांट वाया फ्लोएम। बस इतना अगर लिखकर आते हो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, ओके है भैया, फुल नंबर है। चलिए भैया, अब बढ़ जाते हैं हमारे आज के 66 यानी हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल बेटा, आखिरी सवाल। उसके बाद 5 मिनट तुम्हारे और भी लूंगा क्योंकि तुमसे कुछ चंद लाइन तुमसे बातचीत करनी है हमें, है ना। क्योंकि पिछले 3 दिन से तो हम रगड़ रहे थे, अब हमसे कुछ बातचीत करनी भी जरूरी है। तो एक बार इस सवाल को देखते हैं, फिर बात करेंगे। देखें, इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। व्हाई? इसका जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि जो आपका सर्किट के लिए जो स्विच, आपका जो फ्यूज होता है वो क्या करता है? मेल्ट कर देता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ये तो हमें आता है। एन इलेक्ट्रिकल ओवन ऑफ रेटिंग 2 किलोवाट, और ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बार स्टार मार्क करो और फटाफट से देखो। एक इलेक्ट्रिकल ओवन है जिसको हमने रेट करा है कितना? 2 किलोवाट और 220 वोल्ट। यहां पर लिख लेता हूं, पावर है उसकी 2000 वॉट और उसका वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक सर्किट। अब उसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, और जो हमारे पास जो करंट है ना, हमारी जो सप्लाई है घर की, उसके अंदर जो करंट है, उसके अंदर है केवल और केवल 5 एम्पेयर का करंट। तो मेरे पास तो करंट है 5 एम्पेयर का। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट रिजल्ट वुड यू एक्सपेक्ट। अब ध्यान से देखना इन सवालों में क्या करना होता है। बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है, एक बार सुन लो मेरी बात। देखो, ये हमें हीटर की रेटिंग दे रखी है। हीटर की रेटिंग से हमें क्या पता चलता है कि उस हीटर को कितने करंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हीटर जो होते हैं आपके, जितने भी अप्लायंसेज हैं, वो एक पर्टिकुलर करंट पे चलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? कितने करंट की आवश्यकता है। कैसे निकालेंगे? पावर का एक फॉर्मूला होता है। पावर का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI। ठीक है, पावर कितना है? 2000। तो यहां पर लिख लेते हैं 2000 इज इक्वल्स टू V कितना है? 220 इंटू आई। तो आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी 200/22, और ये रफली कितनी आ रही है? ये रफली कितनी आ रही है? एक बार बेटा इसको कैलकुलेट करके बताओ। मेरे हिसाब से 9 कुछ आएगी, 9 आ रही है, 9 आ रही है। ये आप रफली कैलकुलेट करोगे तो 9.09 एम्पेयर आपकी आएगी। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल गया। इससे अभी बात करूंगा बेटा, ये आखिरी सवाल है, सुन लो 2 मिनट है, सुन लो 2 मिनट, सुन लो ना मेरी बात। देखो, ये जो है इसकी करंट आ गई 9.09 एम्पियर। अब ये मेरे पास करंट है, और ऑलरेडी जो मेरे खुद के पास सर्किट में करंट है वो है 5 एम्पियर का। अब सुनो, हीटर को चाहिए ज्यादा करंट और मेरे पास उतनी करंट ही नहीं है, तो क्या होगा? फिनोमिना था एक जो कि हमने पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं ओवर लोडिंग। क्या बात है, अब चमक गया दिमाग में। अब ये सवाल अगर आएगा तो 80% से ज्यादा जनता इसको गलत करके आएगी, बट तुम सही करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ लिया है। ओवरलोडिंग यहां पर लिखकर आना है। अगर तुमने यहां पर बस इतना लिख के छोड़ देते तो नंबर कट जाते, क्योंकि यहां पर पूछा है व्हाट रिजल्ट वुड यू एक्सेप्ट, कैसा होगा। तो ओवरलोडिंग की कंडीशन बन जाएगी यहां पर बेटा। याद रखना, जब करंट कम होता है तो ओवरलोडिंग की जो आपकी कंडीशन होती है वो आपकी बन जाती है। यहां पर हमने सारे के सारे जो आपके 66 सवाल हैं वो कर लिए हैं। अब थोड़ा सा सुनो मेरी बात, है ना, आपसे थोड़ी बातचीत करनी है, अभी मत भागना, दिल से बोल रहा हूं, मेरी थोड़ी बात सुन के जाना। ठीक है, 1 मिनट बस पानी पी लो और मेरी बात सुनो। देखो यार, हमने ये जर्नी 4 दिन पहले शुरू करी। ठीक है, पहले दिन हम आए, पहले दिन हमने केमिस्ट्री करी, फिर फिजिक्स करी, फिर बायोलॉजी करी, और आज
66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ये जर्नी तुम्हारे लिए टफ थी, मुझे पता है, मेरे लिए टफ थी, बिल्कुल सच है, बट इस जर्नी में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं एंड ट्रस्ट रखना पड़ेगा तुम्हें खुद पे कि ये जो तुम्हारा एग्जाम है ये तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। ये तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा। अगर तुम आज के समय पर ये सोच के एग्जाम में जाओगे कि यार भैया पढ़ तो लिया है बट यार क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम बिगड़ जाएगा। खुद पे एक भरोसा हमें रखना पड़ेगा, खुद से हमें शीशे में खड़े होकर ये बोलना पड़ेगा कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा। ये जब हम बोलेंगे ना तब जाकर वो अंदर से आग आएगी यार। ये हमें बोलना पड़ेगा। तुम्हारे लिए 4 दिन पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से काम करा और कल फिर करूंगा 5 बजे, और फिर कल एक बार पूरी साइंस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो एक एक जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो सब कुछ फटाफट से रिवाइज कर लेंगे 1.5 घंटे के अंदर। ये भी मैं आपके लिए कर दूंगा यार। मुझे पता है मैं आज रात को सो नहीं पाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि कंटेंट में और ये सब करने में मुझे 4 तो बज ही जाएंगे, 5 बजे आप सभी की क्लास लेनी है, मुझे पता है मैं नहीं सो पाऊंगा, बट आप प्लीज सो जाना क्योंकि आपका पेपर है, ठीक है, आपका पेपर है। अब मुझे आपसे एक चीज बोलनी है कि यार ये जर्नी हमारी बहुत प्यारी थी एंड एक चीज याद रखना कि आप जब कल अपना पेपर देकर आओ, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म दिखेगा, मीटअप वाला फॉर्म नहीं, एक दूसरा फॉर्म है जिसमें कि आप जब पेपर देकर आओ तो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है आपको और आपको बताना है कि आपका पेपर कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया, और ये जो आपने मैराथन देखी क्या इससे सच में मदद हुई, ऑनेस्ट रिव्यू आपको अपना उसमें डालना है। वो मैं क्यों मांग रहा हूं, मैं इसलिए मांग रहा हूं ताकि यार जो हमने मेहनत करी है ना ये पिछले 4 दिन, ये हमें मैं देख पाऊं यार तुम सबको कि यार देख रहे हो कि स्टूडेंट्स को सच में इससे मदद मिल पाई, और जब एग्जाम में सवाल आए और जब तुम वीडियो बनाओगे कि यार हाँ भैया आए थे सवाल, आपने बताया था इंपॉर्टेंट है, तो वो जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा कल जब आप पेपर देकर आओ। एक वीडियो खुद की बनानी है और उसमें बोलना है कि ठीक है यार बस छोटी सी वीडियो 30 सेकंड्स की, जिसमें कि आप बोलो कि जो भी है कि पेपर जैसा भी आपका पेपर गया उस समय पर वो आप, मुझे पता है अच्छा ही जाएगा, बट जैसा भी गया वो आपको वहां पर रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड कर देना है बस। उससे क्या होगा, बस मैं आपको देख पाऊंगा और वो वीडियो शायद चैनल्स पे भी मैं अपने इधर डाल पाऊंगा, और जो हमने मेहनत करी है उसका एक छोटा सा रिवॉर्ड होगा ये मेरे लिए, ठीक है। तो इतना आपको करने के लिए कह रहा हूं। बाकी चीज एक चीज याद रखना, आज टाइम पे सोना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है बेटा आज, ठीक है। आज बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है, फोन वोन बाद में चला लेंगे, कुछ और चीजें बाद में कर लेंगे। आज नींद लेनी जरूरी है क्योंकि कल सुबह हमें फिर से 5 बजे उठना है दोस्त। वो 5 बजे तब उठ पाओगे जब तुम आज 10 बजे सोओगे। मुझे पता है आधे बच्चे सोच रहे होंगे भैया हम तो वो नींद नहीं लेंगे, हम तो ना क्या करेंगे, हम तो बिना जगह मतलब उठ के जाएंगे पेपर देने। सबसे बेकार आइडिया, सबसे बेकार आइडिया है रात भर जगना, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम में ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और जितनी मेहनत 3 दिन में करिए सब वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज आज सो जाना, आज नींद लो, सुबह उठो, सुबह रिवाइज करेंगे एंड पेपर अच्छा जाएगा। ट्रस्ट रखो मेरे पे भी और खुद पे भी। और आपकी जर्नी कैसी गई ये जो 4 दिन थे वो आप जरूर, क्योंकि कल सुबह तो टाइम नहीं होगा, कल सुबह तुम्हें भागना पड़ेगा, बस मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा। आज इस कमेंट, इस वीडियो के खत्म होते जो कमेंट होते हैं उसमें आप जरूर लिखना कि ये 4 दिन आपके कैसे थे। मेरे तो बहुत बेहतरीन थे, और आगे भी मैं आपको यही मिलूंगा एसएसटी की स्ट्रैटेजी के साथ, मैथ की स्ट्रैटेजी के साथ, और आईटी के लिए आपके लिए नोट्स भी लेकर आऊंगा जो आईटी के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सारी चीजें आपके लिए रहेंगी यहाँ पर। एंड ऑन दिस नोट, साइंस को हमने स्वाहा कर दिया है और कल तुम मचा कर आने वाले हो। सुन लो मेरी बात, पास आ जाओ, सुनो सुनो, साइंस को तुम कल फोड़ के आने वाले हो, और आज कमेंट डाल देना कि साइंस फोड़ेंगे, और सच में फोड़ने वाले हो। और एक साइंस की मेरी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी की एक वीडियो डाली थी, अगर वो नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि उसमें कहना कुछ मैंने प्रेजेंटेशन टिप्स बताई हैं, वो देख के चले जाना। थोड़े बहुत क्या होगा कि नंबर उससे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर हमने लगातार नए नए रिकॉर्ड बनाए, एंड शुक्रिया एवरीवन इतना प्यार देने के लिए। कल फिर मिलेंगे सुबह, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एक टीचर को इतना प्यार देने के लिए, शुक्रिया। चलिए टेक केयर, बाय।